नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का नागपुरी के क्लास में। और आज इस क्लास में हम सब देखेंगे जो पिछले बार जो टेस्ट हुई थी उसी का प्रश्न देखेंगे। उसी प्रश्न को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारा जो संस्थान है करियर फाउंडेशन, उस संस्थान में जेएसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। चाहे नागपुरी का हो, खोटा का हो, हिंदी का हो या अन्य जो भाषाएं हैं उनका भी हो रही है। तो आप सब देख सकते हैं कि इसमें लाइव क्लास भी होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो लेक्चर वगैरह भी दिया जाता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी दिया जाता है। बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 11th जेपीएससी का टारगेट बैच, यूपीएससी जेपीएससी फाउंडेशन बैच, या फिर ओरिएंटेशन क्लासेस फॉर यूपीएससी एंड जेपीएससी ऑन 5 सितंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सब इसको देखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन के जो पहला क्लास जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न, तो हमारे बीच में पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि नागपुरी गीतों की रानी के कई है। यहां पर कई है होगा, यहां पर जो है आप सब देख सकते हैं कि इसमें ह होगा, यहां पर के कहल है। डॉक्टर बीपी केसरी, प्रोफेसर केसरी कुमार, कुमारी बसंती या श्रवण कुमार गोस्वामी। तो आप सब जानते हैं कि नागपुरी को गीतों की रानी, गीतों की जो रानी है, ये जो नागपुरी में गीतों की रानी है, इसको कहे हैं डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नागपुरी को, इस नागपुरी को, ये जो नागपुरी है इसको लाठी की भाषा, लाठी की भाषा है क्या बोला है? तो लाठी की भाषा बोले हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, ग्रियर्सन बोले हैं। ठीक है, लाठी की भाषा डॉक्टर ग्रियर्सन। फिर मांदर की भाषा, मांदर की भाषा बोले हैं डॉक्टर गिरिराज, डॉक्टर गिरिराज बोले हैं। ठीक है, मांदर की भाषा डॉक्टर गिरिराज बोले हैं। फिर अपनैती जनायक वाला भाषा, अपनैती जगायक वाला भाषा, इसमें भाषा ये होगा क्योंकि ये नागपुरी शब्द है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि इसमें अपनैती जगायक वाला भाषा, इसमें कुमारी बासंती जी बोली है इसको, कुमारी बासंती जी। ठीक है, तो गीतों की रानी डॉक्टर बीपी केसरी जी बोले हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम शुरू जो है चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न इस प्रकार की है, कौन गीत में उलटवासी व रहस्यवादी भाव के प्रधानता रहेला? तो कौन गीत में उलटवासी व रहस्यवादी भाव के प्रधानता रहेला? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज? उलटवासी, उल्टा, और रहस्यवादी यानी उसमें रहस्यों की भाव उत्पन्न हो। ठीक है, रहस्यों की भाव उत्पन्न हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फगुआ पुछारी। क्यों होगा? क्योंकि फगुआ पुछारी दो दल के बीच में, दो दलों के आपसी समन्वय से, प्रतिद्वंदिता की जो है वो भाव से एक दल प्रश्न पूछता है गीत ही की शैली में, और गीत के ही शैली में दूसरा दल जो है उसका उत्तर करता है, उत्तर देता है उसी भाव में। ठीक है, तो इसमें उलटवासी और रहस्यवादी भाव की प्रधानता रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फगुआ पुछारी। ठीक है, फगुआ पुछारी। ठीक, चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। पौसल मैना दैया बनी उड़ी गेल, बने मैना कांदे झारम झार भाई, बने ऊपर देवल, बने बने यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है। पोसल मैना दैया बनी उड़ी गेल, पोसल मैना दैया बनी उड़ी गेल, बने मैना कांदे झारम झार। वन में जो मैना है, मतलब कि
पोसा हुआ मैना जो है वो वन में उड़ गया और उसके माँ बाप जो हैं वो रो रहे हैं, कांदे जारम जार, माने कि रो रहे हैं, जारम जार रो रहे हैं। भाई पोसा मैना हुआ, वन में उड़ गया और उसको खोजते हुए उसके माँ बाप जो है वन में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, तो ये किस भाव की, मैंने इसमें देवल गीत कौन राग में, राग पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासी राग का है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उदासी राग की ये गीत है। ठीक है, उदासी राग की है। इसमें उदास मन भाव से उस मैना को जो है वो लोग खोज रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक बेटी अगर घर में उसको पोसते हैं, बड़ा करते हैं और एक दिन विवाह होने के बाद में वो पंछी की समान उड़ जाती है और माँ बाप जो है वो बिलखने लगते हैं, तो उस प्रकार उदासी भाव की प्रधानता है इसमें। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देख लिए हम लोग, अब 4 देखेंगे। कौन नृत्य गीत मन में श्रृंगार विरह और रास के भाव बगरा देखे के लिए मिलेला। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नृत्य संगीत है जिसमें कि श्रृंगार, विरह और रास, ये सबकी भाव जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला झूमर में। ठीक है, बंगला झूमर में ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें कहीं कहीं इसमें जो है औरतों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन कहीं कहीं इसमें जो है वो कली को सम्मिलित किया जाता है। कली एक जो होता है वो महिला नर्तिका होती है, महिला नर्तक होती है, महिला नर्तक को शामिल किया जाता है, तो कली बोला जाता है उसको, नाचने वाली। ठीक है, तो जानते हैं कि झूमर को हम लोग मेनली 3 प्रकार से बांटते हैं, जनी झूमर, बंगला झूमर और मर्दानी झूमर में, इस प्रकार से चीजें हैं। तो बंगला झूमर में, और इस बंगला झूमर जो है वो पंच परगनिया क्षेत्र में, पंच परगनिया क्षेत्र में, पंच परगनिया जानते हैं, पंच परगना, हाँ, बुंडू, तमाड़, सिल्ली, राहे, सोनाहातू, इस प्रकार के जगहों को पंच परगनिया बोलता है। उसमें बंगला का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए पंच परगनिया बोला जाता है ना, बंगला झूमर वहां पे। ऐसा जो बंगला झूमर गीत है इसमें कि श्रृंगार विरह और रास के भाव देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। कौन गीत में खाली धुआ पंक्ति के छोड़ के बाकी राग पर प्रयोग हर कड़ी में बदल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फगुआ पूछा पचरंगी, फगुआ पचरंगी। ये पचरंगी इसीलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसमें हर कड़ी में इसका जो राग है वो बदल जाता है, इसीलिए फगुआ पचरंगी है ये। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि नागपुरी कहानी लोक कथा संग्रह, लोक कथा संग्रह के कह रहे हैं। तो नगपुरिया कहानी, आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का नाम है यहाँ पर नगपुरिया कहानी लोक कथा संग्रह के कह रहे हैं। ऑप्शन है रेवरेंड फादर कोनार्ड बुकआउट, यहाँ पर ट है, कोनार्ड बुकआउट, रेवरेंड फादर जे जोन्स, प्रीतम मसीह बुरभैया, या रेवरेंड फादर पीटर शांति, यहाँ पर रेवरेंड नहीं होगा, फादर पीटर शांति नौरंगी। तो बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि नगपुरिया कहानी जो है वो आपका लोक कथा संग्रह, इसके जो उत्तर हो जाएंगे वो होंगे फादर जे जोन्स। इसमें नगपुरिया नहीं, नगपुरिया, नागपुरिया है ये, नागपुरिया कहानी। इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवरेंड फादर जे जोन्स। ठीक है, फादर जे जोन्स। और इसमें जो है नगपुरिया कहानी, इसमें 9 लोक कथा का संग्रह है, 9 लोक कथा का संग्रह है। ठीक है, अच्छा बात करें रेवरेंड फादर कोनार्ड बुकआउट का, तो ये जो लिखे हैं वो आपका लिखे हैं ये सदानी फोकलोर स्टोरीज, सदानी फोकलोर स्टोरीज, इनका लिखा हुआ है। ठीक है,
अब प्रीतम मसीह बोरो भैया जो हैं वो लिखे हैं ठेठ नगपुरिया कहानी। ठीक है, ठेठ नगपुरिया कहानी प्रीतम मसीह बोरो भैया जी लिखे हैं। और आपका फादर कोनार्ड बुकआउट जी लिखे हैं सदानी फोकलोर स्टोरीज, और नगपुरिया कहानी लिखे हैं रेवरेंड फादर जे जोन्स। और अब अंत में हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि आपका जो फादर पीटर शांति नौरंगी जी जो हैं वो लिखे हैं कौन, पीटर शांति नौरंगी का ये है शगुनिया जोल्हा के नाम से कहानी को संकलन के लोक कथा को संकलन किए हैं ये। ठीक है, तो चारों लोग का बात आप लोग समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो आप सब समझ गए कि प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें प्रश्न ये था कि नगपुरिया कहानी जो है इसके लोक कथा संग्रहकर्ता कौन है, तो फादर जे जोन्स है। ठीक है, चलिए अगला है 7वां नंबर का प्रश्न, टूसुट भेड़ा के प्रकार कर लोक कथा आहे। टूसुट भेड़ा के प्रकार कर लोक कथा आहे, तो आप सब जानते हैं इसका ऑप्शन है पशु लोक कथा है, ये पशु लोक गाथा है, गाथा पशु लोक गाथा, पशु पक्षी से संबंधित कथा, जीव जंतु से संबंधित कथा, या जटिल लोक कथा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पशु पक्षी से संबंधित कथा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टुसुट भेड़ा हमारा जो लोक कथा है उसमें एक बुढ़िया रहती है, वो बहुत पकवान बनाती है, तो एक भेड़ा जो है उसमें घुस जाता है, और उस भेड़ा जब घुसता है तो बुढ़िया जो है वो काफी परेशान हो जाती है। तो उसको सबसे पहले कहाँ मिलता है, रास्ते में जब जाती है तो सबसे पहले उसको मिलता है हाथी, उसके बाद मिलता है बाघ, उसके बाद मिलता है सांप, उसको सहायता करने के लिए आते हैं। अब ये तीनों से जो है वो सहायता मांगती है, तो सबसे पहले हाथी से सहायता मांगती है, फिर बाघ से सहायता मांगती है, फिर सांप से सहायता मांगती है। लेकिन जब ये भेड़ा जो है वो बोलता है कि मोए भेड़ुड़ू भेड़ कुआरा, हाथी के दो दांत तोड़ो ना, रमजोड़ा बाघ मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना, तो इस बात को सुन करके सब डर जाते हैं। अंत में बुढ़िया ही एक डंडा से मार करके उसको मुरा मैंने मारती है डंडा से। तो ये लोक कथा है। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे कि इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पशु पक्षी से संबंधित ये लोक कथा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न, बाल कथा संबंधी इकर में कौन लोक कथा है। जयमुरत परी है या परी, तो ये परी से संबंधित कहानी हो जाएगा। ठीक है, मैना और बूट, टुसुट भेड़ा तो पशु पक्षी से संबंधित हो गया, बेलपैत रानी ये लोक कथा हो गया। तो आप सब जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैना और बूट जो है वो बाल कथा है। ठीक है, मैना और बूट कैसा कथा है, बाल कथा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके बीच में इस प्रकार से कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय नागपुरी लोक कथा कर कय गो विशेषता कर उल्लेख कर हैं। विशेषता की बात छोड़कर के यहाँ पर कय गो भाग में बटाए हैं, कय भाग में लोक कथा को बांट है। तो आप सब जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 गो। ठीक है, 5 गो कितने, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जो हैं, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय वो लोक कथा को 5 बराबर भागों में बांटे हैं। कितने बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में बांटे हैं। कौन कौन भागों में बांटे हैं, तो आप सब जानते हैं कि 5 में जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कारों की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से। दूसरा हो जाएगा रसानुभूति के दृष्टि से, रसानुभूति के प्रणाली से। तीसरा हो जाएगा इसमें ऋतु व व्रत के क्रम में, ऋतु व
व्रत के क्रम में, ठीक है। चौथा हो जाएगा इसमें विभिन्न जातियों के प्रकार से, विभिन्न जातियों के प्रकार से, और पांचवा हो जाएगा इसमें क्रिया गीत की दृष्टि से, क्रिया गीत की दृष्टि से। ये 5 प्रकार से लोकगीत को बांटे हैं कौन? कृष्णदेव उपाध्याय जी, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं बात करूं लोकगीत का, ठीक है, तो इसमें इनके अनुसार जो कृष्णदेव उपाध्याय हैं, ठीक है, कृष्णदेव उपाध्याय जो हैं वो आपका जो लोकगीत है, आप सब जानते हैं कि लोकगीत को इंग्लिश में बोलते हैं फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग बोलते हैं, लोकगीत को इंग्लिश में बोलते हैं फोक सॉन्ग। लेकिन कृष्णदेव उपाध्याय जो है, ये जो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं, ठीक है, ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी जो हैं वो कहते हैं कि इनके नजर में लोकगीत और ग्राम गीत दो अलग अलग है। अब यहां पर लोकगीत को फोक सॉन्ग नहीं बोलेंगे, इनके अनुसार में लोकगीत है बैलेड गीत है, इसको बोलते हैं बैलेड। लोकगीत को ये बैलेड बोले हैं और ग्राम गीत को ये बोले हैं फोक सॉन्ग, ग्राम गीत को बोले हैं ये फोक सॉन्ग, ठीक है। ये बोले हैं कृष्णदेव उपाध्याय जी। तो ध्यान दीजिएगा कि इनके नजर में लोकगीत और ग्राम गीत अलग अलग हैं। बैलेड, लोकगीत को ये बैलेड बोले हैं और ग्राम गीत को फोक सॉन्ग बोले हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कि कृष्णदेव उपाध्याय जो हैं वो लोकगीत को 5 बराबर भागों में बांटे हैं, जो इस प्रकार थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 10, एक सेकेंड, सॉरी, प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, बोला जा रहा है इसमें ई कथन किस प्रकार क्या है। ये जो कथन है वो किस प्रकार का है? लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। तो आप सब देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 10 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 बोला जा रहा है इसमें कि कथन केकर है, किसका कथन है ये जो कथन है वो किसका है कि लोकगीत जो है वो मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। वसुदेव शरण अग्रवाल जी का, देवेंद्र सत्यार्थी जी का, चंद्रशेखर भट्ट जी के द्वारा, या फिर श्री सुधांशु जी के द्वारा यह कथन दिया गया है। तो आप सब जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर भट्ट जो हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे, चंद्रशेखर भट्ट, ठीक है। अब देखिए बात अब ये है कि चंद्रशेखर भट्ट का आप जो है वो देख चुके हैं कि किस प्रकार का ये दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कुछ जो है वो परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक परिभाषा है कि लोकगीत तो स्वतः जन्मा है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। ये कौन परिभाषा दिए हैं? तो ये आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये चीज दिया हुआ है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में
कि लोकगीत तो स्वतः जन्मा है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला है, देवेंद्र सत्यार्थी जी बोलते हैं, देवेंद्र सत्यार्थी जी लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, जातीय संगीत में है। देवेंद्र सत्यार्थी जी क्या परिभाषा देते हैं कि लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है। ठीक है, ये चीजें हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है वो सबसे जबरदस्त परिभाषा देते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ये बोलते हैं, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। ये जो है वो कौन परिभाषा दिए हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी दिए हैं। तो चलिए, इस प्रकार का एनालिसिस को आप जरिए से आप प्रश्न की जो गूढ़ रहस्य है उसको समझिए, और आपका जो लेवल है उसको आप ऊंचा कीजिए। जो लोग पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोग एक्चुअल में तैयारी करने वाले लोग हैं, वही इस क्लास से जुड़े। बाकी लोग को टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी बेस आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसमें बिल्कुल हमारा तो यही प्राथमिकता रहता है कि जो लोग एक्चुअल में मेहनत करने वाले लोग हैं उन तक हमारी डाटा पहुंचाई जाए, ताकि इसका कोई मिसयूज ना करे। एग्जाम निकालें और आप अपना तैयारी में बेस्ट एफर्ट दिखाते हुए अपना लक्ष्य को आप हासिल करें। तो चलिए, इस प्रश्न का 10वां प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 नंबर देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का और वर्गीकरण कई श्रेणी में कर हैं। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी, तो आप सब जानते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी जी जो है वो आपका ग्राम गीत के वर्गीकरण कैसे श्रेणी में किए हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। 11 श्रेणी में किए हैं। ठीक है, 11 श्रेणी में किए हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन लोग किस प्रकार किए थे, वो भी आप लोग को समझ में आनी चाहिए। तो हम सब चलेंगे, एक और पेज ले लेते हैं, उसमें हम देखेंगे। इसमें आप सब देख सकते हैं, इसमें भालेराव एक है, भालेराव। भालेराव 4 प्रकार से लोकगीत का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, भालेराव हो गए। फिर है वो सूर्य किरण पारिक, सूर्य किरण पारिक जी जो है, सूर्य किरण पारिक, ये सूर्य किरण पारिक जो है वो राजस्थानी गीतों की तर्ज पर, राजस्थानी गीत के आधार पर लोकगीत को 29 भाग में बांटे हैं। कितने? 29 भाग में बांटे हैं। एक है हमारे श्याम परमार जी, श्याम परमार, परमार, अरे यार, श्याम परमार जी, और श्याम परमार लास्ट में मार है, इसको बना दिए 4, 4 भाग में बांटे हैं। श्याम परमार 4 भाग में। अब एक है श्याम चरण दुबे, श्याम चरण दुबे, श्याम चरण दुबे जी हैं, ये भी 4 प्रकार से। तो जिसमें श्याम श्याम लगा हुआ है, परमार से 4 रखिए, और श्याम श्याम जिसमें लगा हुआ है वो 4 प्रकार में बांटे हैं। सूर्य किरण पारिक जो है वो सबसे अधिक 29 भाग में बांटे हैं। भालेराव 4 प्रकार से बांटे हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल। अब चलिए चलते हैं हम प्रश्न की ओर।
प्रश्न हमारा इस प्रकार का है कि रामनाथ त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण 11 श्रेणी में किए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा है इस प्रकार से, कहा जा रहा है कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में जितिया पर्व कब मनाल जाएला। तो नागपुरी भाषा क्षेत्र में जो जितिया पर्व है, जितिया पर्व, ठीक है, वो कब मनाया जाता है। तो जितिया पर्व मनाने का जो समय है वो कब है, अगहन एकादशी, भादो एकादशी, कुआर अठमी, या यहां पर अगहन हो जाएगा, अगहन अठमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुआर अठमी को जो है वो, कुआर अठमी को जितिया पर्व मनाया जाता है। भादो एकादशी को जानते हैं आप, कर्मा पर्व मनाया जाता है, कर्मा पर्व, ठीक है, कर्मा पर्व मनाया जाता है। चलिए, और आप सब जानते हैं कि आपका देवठान जो भी है वो अगहन में देवठान मनाया जाता है, देवठान हम कर दिए, देवठान अगहन में मनाया जाता है। और आपका जो तीज है भादो कृष्ण पक्ष में, एक जो तीज है, तीज पर्व, वो भादो कृष्ण पक्ष बहुरा में मनाया जाता है तीज पर्व। ठीक है, तो आप सब इतना चीज जो है वो देख चुके हैं। प्रश्न एक उत्तर अनेक, आप लोग सब अपना लेवल को ऊंचा कीजिए। सावन भादो पानी नी बरसई, नैने पोखरी दोनों भरई गे आयो, सावन भादो पानी नहीं बरसई। मैंने सावन भादो में पानी नहीं बरस रहा है और नैने पोखरी दोनों भरई, जो पोखर जो है वो आपकी नयनों से, नयनों की आंख की नेत्रों से आंसू बह रहा है, उससे भरा जा रहा है। तो ये दुख प्रकट किया जा रहा है। अब पानी नहीं बरसने से सबसे अधिक दुख किसको होगा, किसान को होगा। तो किसान लोग जो हैं वो इस गीत को गा रहे हैं। तो इस प्रश्न का पूछ रहा है कि इस किस प्रकार का गीत है, क्रिया संबंधी, ऋतु संबंधी, गृह कार्य संबंधी, या विविध गीत संबंधी। तो आप सब स्पष्ट कर लीजिए कि ये क्रिया संबंधी है, यानी कि क्रिया संबंधी गीत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, क्रिया संबंधी या श्रम परिहार गीत है ये। इसको वैसे भी बोल सकते हैं हम, श्रम परिहार गीत भी है। इसी के अंदर में आप सब जानते हैं कि रोपनी कटनी सबका गीत आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 14 है, कतरी आभूषण कौन ठिन पिनल जायला। यहां पर गोड़ कर अंगरी में, हाथ कर अंगरी में, बाजू में, या गला में। तो आप सब जानते हैं कि कतरी आभूषण जो है वो कहां पहना जाता है, तो कतरी गोड़ के अंगरी में पहना जाता है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोड़ कर अंगरी में। ठीक है, गोड़ कर अंगरी में पहना जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत सारे जो है आभूषण है, आप सब जानते हैं। एक होता है गला में, तो गला में खंभिया पहना जाता है, खंभिया, खंभिया पहना जाता है। बाजू में टाण पहना जाता है। फिर आपका बहुत सारा है, और आपका जो मठिया है, मठिया अंग्रेजी में नहीं, हाथ में जो है वो मठिया पहना जाता है, मठिया। तो बहुत सारा जो है आभूषण है, आप सब, टाण पहना जाता है इसमें, बाजू में, ठीक ना। तो आप सब इसमें जानकारी स्पष्ट कीजिए और बहुत सारे फैक्ट्स को नोट डाउन कीजिए। तो कतरी जो है आभूषण गोड़ के अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है, गोड़ के अंगुली में। चलिए, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि नागपुरी भाषा क्षेत्र में गोदना, गोदना, गोदने वाला, गोदनी कर नाव देहल जायला।
तो गोदना गोदने वाला, गोदना गोदने वाला जो है वो गोदना गोदने वाला, गोदनी करनाव देहल जायला, शाखा शाखिन मलारिन या बिसैतीन। तो आप सब जानते हैं कि इसका स्पेशल नाम जो है वो ऑप्शन नंबर ए शाखा को दिया जाता है, शाखा बोला जाता है। ऐसे मलारिन भी आती है, लेकिन मलारिन कोई विशेष नाम नहीं है, विशेष नाम है शाखा। ठीक है, शाखा, इसको स्पष्ट करिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे हम लोग कि झारखंड कर लोक नृत्य कौन बटे घूम के करल जायला, लेंगा से भतखैया बटे, भतखैया से लेंगा बटे, दोनों बट से देवल म से सौबे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भतखैया से लेंगा बटे, यानी कि आपका दाहिने से बाएं की ओर। ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर चलेंगे वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत महोत्सव रूस में पैका नृत्य के कौन नृत्यकार प्रदर्शन हो गया, ठीक ना, प्रदर्शित हो गया, प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत महोत्सव को रूस में, भारत महोत्सव रूस में जो प्रोग्राम हुआ था, भारत महोत्सव रूस में, उसमें जो पैका नृत्य का प्रदर्शन कौन किया था? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर मुकुंद नायक, पांडे दुर्गानाथ राय या शिवशंकर महली। तो आप सब जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी जो हो जाएंगे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। रामदयाल मुंडा के बारे में आप सब एक चीज जानकारी स्पष्ट कर लीजिए कि रामदयाल मुंडा जो है वो 1980 में टीआरएल का स्थापना किए थे, टीआरएल का स्थापना किए थे, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा विभाग का स्थापना किए थे, ये उसका अध्यक्ष भी रहे थे। रामदयाल मुंडा जी जो हैं वो आपका इन्हीं के बारे, रामदयाल मुंडा जी के बारे में बता रहे हैं। 2007 में इन्हें साहित्य नाट्य अकादमी, साहित्य नाट्य अकादमी अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। फिर ये 2010 में ये इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ था रामदयाल मुंडा जी का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17वां का, 17वां नंबर का प्रश्न जो है कि पैका नृत्य का प्रदर्शन रूस में जो भारत महोत्सव के कार्यक्रम में कौन प्रदर्शित किए थे, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा रामदयाल मुंडा जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 18 हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, कौन नृत्य में पूरक स्वर कीरे, कीरे, नीरे, सोना, बूचू, रैलो, शालो, यहाँ पर है शालो, मैना जैसा शब्द का प्रयोग होएला। यहाँ पर अंगनई, अंगनई, डमकच, जनी झूमर या लहसुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डमकच में। ठीक है, डमकच नृत्य में कीरे, नीरे, सोना, बूचू, रैलो, शालो, मैना जैसा पूरक शब्द का प्रयोग करके ही गीत गाया जाता है और नाचा जाता है। ठीक है, नृत्य किया जाता है। डमकच जो है वो किसी भी घर में, लड़का या लड़की के घर में जब बिहा होता है, ब्याह शादी, तो उसके बिहा के 15 दिन पहले पहले किया जाता है डमकच। और ये प्योर स्त्री प्रधान नृत्य है। ये एक हरिया, दोहरिया, इस प्रकार के बहुत सारे इसका भेद हैं, जसपुरिया, असमिया, डमकच। ठीक है, तो 15 दिन पहले ये किया जाता है डमकच। चलिए अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि किस प्रकार का नृत्य के दुई उपभेद होएला, एक हरिया और दोहरिया। ठीक है, एक हरिया और दोहरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, दृढ़धारा, झुमटा, यहाँ पर ये झुमटा है, ठड़िया या खेमटा।
तो किस प्रकार के नृत्य का उपभेद होला, एक हरिया और दोहरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुमटा। झुमटा का हो जाता है, ठीक है, झुमटा। डांडीधारा डांड पकड़ करके स्त्री पुरुष जो है वो नाच करते हैं, डांडीधारा। ठड़िया जो है खड़े खड़ा करते हैं, इस प्रकार का नृत्य है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुमटा में झुमटा का भेद होता है करिया और दोहरी। अगला प्रश्न है, एहो डिंडा ओहो डिंडा चैल पोखर पिंडा किस प्रकार का गीत है। ऋतु संबंधी गीत है, बाल गीत है, विविध गीत है या झंझाइन गीत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गीत है। एहो डिंडा ओहो डिंडा चैल पोखर पिंडा, बहुत सारे गीत है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 12 पहर कर नींद केकरा आल रहे। 12 पहर कर नींद, 12 पहर कर नींद केकरा आल रहे, रानी के, राजा के, बुढ़िया के, सिपाही के। तो आप सब जानते हैं कि जो प्रश्न है ये है आपका बिंदुलिया रानी से। बिंदुलिया रानी लोक कथा से। और ये बिंदुलिया रानी कहाँ संकलित है, तो ये बिंदुलिया रानी अंगना में संकलित है, ठीक है। तो ये बिंदुलिया रानी जो है उसी से संकलित है ये। यहां से इसमें यह है कि आपका एक बुढ़िया जो है वो रानी के पास में आग मांगने जाती है, तो आग मांगने बहाना करती है, नहीं देती है उस बुढ़िया को रानी। तो वो जो है वो बिसाही रहती है बुढ़िया, और सांप को बस में की रहती है, और उसी को भेज देती है राजा को काटने के लिए और रानी को 12 पहर के नींद देने के लिए, ठीक है। तो 12 पहर का नींद किसको आया था, रानी को नींद आया था, ठीक है। रानी को 12 पहर का नींद आया था, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रानी के 12 पहर का नींद आया हुआ था। अगला प्रश्न है, सरदा प्रसाद शर्मा कर सौभे रचना कर एके संग्रह कर नाव का है। मेह गीत, बिंजिया, सीठा कुछ मीठा, नवांजलि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवांजलि, ठीक है। तो शारदा प्रसाद शर्मा जो है, शारदा प्रसाद शर्मा जी जो है, अगर मैं बात करूं शारदा प्रसाद शर्मा का, तो शारदा प्रसाद शर्मा का बहुत सारा रचना है। सबसे पहले तो ये रश्मि उपनाम से जो है वो रचना करते हैं। इनका जो रचना है विप्लवी महान, विप्लवी महान, भगवान एक पूरब के, कुछ सीठा कुछ मीठा, हम कहाँ चैल आली, एक है पतई, एक कोयनार के, ठीक है, निझल दिया, ठीक है, निझल दिया। तो बहुत सारे जो हैं वो शारदा प्रसाद शर्मा रश्मि जी का रचना है। तो हम सब देखेंगे इसको और देख चुके हैं, और आगे भी जो प्रश्न मिलेगा तो उसमें हम लोग सब नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे जो सही प्रश्नों का एक सा जो संग्रह था वो कौन था, आपका नवांजलि में था। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है कि मैना सांप जगह गेल बाद केकर जग जायला। तो आप सब जानते हैं कि ये जो है प्रश्न है वो मैना और बूट से संबंधित, ये मैना और बूट से संबंधित ये आपका
लोक कथा है। तब ये पूछा जा रहा है कि एक मैना होती है, वो अपने चोंच में चना की दाल जो है लेकर के बैठती है किसी खूंटे में, काठ के खूंटे में। तो उसका चोंच से गिर करके वो फटा हुआ जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसी में, खूंटे में गिर जाता है। तो सबसे पहले जाती है किसके पास में? सबसे पहले जाती है बढ़ई के पास में। बढ़ई मना कर देता है तो जाती है बढ़ई जाती है, उसके बाद जाती है ये सांप के पास। ठीक है, सांप मना कर देता है। ये बोलती है कि सांप को बोलती है कि जाओ तुम बढ़ई काट दो, कहे कि बढ़ई हमारा खूंटा नहीं फाड़ रहा है, हमको दाल निकालना है। फिर सांप मना कर देता है तो जाता है लौरी के पास। मैंने लौरी मैंने होता है लाठी, लाठी को मना कर देता है। तब जाता है आग के पास कि तुम लाठी को जला दो। आग ही मना करता है तब बोलता है कि तुम, फिर आग मना करता है तो जाता है बादल के पास में कि आग को तुम बारिश करके बुझा दो। बादलों जब जो है मना कर देता है तो जाता है समुद्र के पास में कि तुम पानी देने से मना कर दो, बादल बनेगा ही नहीं। जब समुद्र मना कर देता है तो सबसे अंत में जाते हैं राम के पास, राम भगवान के पास जाता है। ठीक है, राम भगवान के पास में। तो कितने लोग के पास में गई? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7 लोगों के पास में जाती है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि मैना सांप जगह गेल बात की कर जग जायला। तो सांप के बाद में लाठी के पास जाती है, लौरी के पास में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौरी जग। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए थे कि हम बाकी जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो सब चीज़ रिवीजन करवा देंगे। तो ये सब रिवीजन का पार्ट है। बिल्कुल सही तरीका से आप लोग पढ़िए और प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और ज़रूर परीक्षा में सफल होइए। ठीक है, हमारा यही शुभकामना है आप लोग के साथ में। लेकिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम कि नौकर मन का देख के हंसी आलक। नौकर मन के का देख के हंसी आलक। तो जो प्रश्न है वो है आपका चोचा, चरई और राजा। ये लोक कथा से ये प्रश्न को लिया गया है। तो जब प्रश्न जो है वो क्या है कि राजा जो है वो सोना का टुकड़ा को लिए हुए उसके चिड़िया के हाथ में देखते हैं, मुंह में देखते हैं कि वो आम के जो पेड़ पर एक सोना का टुकड़ा ला करके अपने घोंसला में रखी है। तो अपने नौकर लोग को, एक नौकर को बोले कि जाओ उतार के ले आओ। उतार करके ले आते हैं तो चिड़िया जो है वो अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा चिल्लाने लगती है चारों तरफ। तो राजा को बड़ा बेइज्जती फील होता है। तो दो ठोर नौकर को इजाजत देते हैं कि जाओ रख दो जाकर के उसका सोना का टुकड़ा, बहुत हल्ला कर रहा है चिड़िया। तो जब जाते ना उसको जो है नौकर को भेज करके रखवा देते हैं, तब फिर चिड़िया जो है हल्ला करने लगती है कि राजा डर गए, राजा डर गए। अब राजा परेशान हो जाते हैं कि ना दो तभी दिक्कत, दे दो तभी दिक्कत। तो उनका एकदम दिमाग खराब हो जाता है, वो दौड़ते हैं तो पेड़ से टकरा जाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। तो चिड़िया इस डाल से उस डाल पर बैठती है और राजा जो है वो खींच से किसी पेड़ के टहनी से टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। तो राजा के यही गिरने के बाद जो है वो नौकर लोग को हंसी बहुत जोर से आता है। लेकिन फिर भी नौकर लोग हंसते नहीं हैं। ठीक है, नौकर लोग हंसते नहीं हैं। तो राजा के गिरे देख करके नौकर जो है नौकर मन के सबके हंसी आल रहे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि कन्या के उठाए के लिए सबसे पहले के गेल रहे। तो कन्या के उठाए के लिए आप सब जानते हैं कि आपका छोटकी रानी से ये जो प्रश्न है वो है, छोटकी रानी है। इसमें उसकी जो बहन है वो उसके जो जूड़ा में सांप का बेनी गांठ दी थी तो सांप काट देता है। काफी खूबसूरत थी, शादी विवाह हो रहा था। इसको देख करके बहन में जलन हुआ। तो उसी में क्या हुआ कि बड़ी बहन जाती है और उस सांप में के जो है उसका चोटी में सांप लगा करके बेनी गांठ देती है। और सांप अंतः रानी की छोटकी को काट देता है और वो मर जाती है। तो 7 देहारी के भीतर में वो बंद रहती है। तो सबसे पहले उसके उठाने के लिए कि शादी में
शादी के मुहूर्त बेला में उठाने के लिए कि अब चलो बेटी शादी का मुहूर्त हो गया अब चलो, तो मंडप में लाने के लिए सबसे पहले कौन जाते हैं? तो माँ बाप जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माए बाप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप जाते हैं। और इसमें प्रश्न में ऐसे ही पूछेगा कि सबसे आखिर में के गल रहे, तो आखिर में जाता है दूल्हा। ठीक है, आखिर में दूल्हा जाता है। लेकिन इस प्रश्न में कन्या को उठाने के लिए सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें हो जाएगा उत्तर सी, माँ बाप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पोड़िलो बरखा ऋतु गीत रचना में पोड़िलो का क्या अर्थ है? तो ये जानते हैं कि पोड़िलो बरखा ऋतु जो है, पोड़िलो बरखा ऋतु, ठीक है, प्रश्न नंबर हम 26 को देखेंगे। ये हमारा प्रश्न, पोड़िलो बरखा ऋतु जो है वो रघुनाथ नृपति जो है वो के द्वारा लिखित है, आपका गीत है पोड़िलो बरखा ऋतु। तो इस प्रश्न में इसका सही उत्तर हो जाएगा पोड़िलो बरखा ऋतु में पोड़िलो का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, आगमन। आगमन होता है, शुभ आगमन को हम बोलते हैं। ठीक है, पोड़िलो। बात आगे रघुनाथ त्रिपाठी की, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि रघुनाथ त्रिपाठी हमारे नागपुरी के नागवंश के 50वां राजा। ये रटते रटते सभी लोग का दिमाग में बैठ गया होगा। 50वां राजा थे, नागवंश के 50वां राजा थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है वो साहित्यकार भी थे। इनका रचना देखिए आप लोग, इनका रचना जो है, ये मैं बता दूं कि 1647 में, ये 1647 में सत्तारूढ़ हुए थे। ठीक है, और 85 में, 1685 में ये चूटिया में राम मंदिर बनवाए थे, राम मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगर मैं बात करूं इनका रचना का, इनका रचना, तो इनका रचना है राधा का सौंदर्य, राधा का सौंदर्य है। ठीक है, फिर है कृष्ण का पूर्वा राग, कृष्ण का पूर्वा राग। ठीक है, रासलीला, रासलीला और विरह का भी ये वर्णन करते हैं, और विरह का वर्णन आदि सब इसमें इनका नृपति जी का साहित्य में जो है उपलब्ध है। इनमें जो है वो बंगला का प्रभाव, इनके भाषा शैली में बंगला का प्रभाव है। ठीक है, बंगला का प्रभाव है, बंगला भाषा का प्रभाव है। तो इतना सारा फैक्ट नोट डाउन कीजिए आप लोग इस प्रश्न में। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पोड़िलो वर्षा ऋतु में पोड़िलो का मतलब होता है आगमन। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। हमारे बीच में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 इस प्रकार है, कवि बरजूराम केकर काम पूरा करे के लिए माँ काली के भजन कर लें। बरजूराम, ठीक है, हम बात करेंगे बरजूराम की, कि बरजूराम जो है वो केकर काम पूरा करके लिए माँ काली के भजन करते हैं। माली के, हाली के, दुइयों के, या भगत मन के। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा हाली के। हाली के मतलब होता है किसान या भक्तगण, या भक्तगण। ठीक है, बात करते हैं बरजूराम। तो बरजूराम पूरा ये पंडित जी थे, बरजूराम पाठक जी थे। एक बार की बात बता रहे हैं कि हनुमान सिंह और बरजूराम पाठक में यही फगुआ पुछारी राग में प्रतिद्वंदिता होता है, और पहली बार में बरजूराम पाठक जो है हनुमान सिंह को हरा देते हैं। तो उसी हार के अपमान के बस में जो हनुमान सिंह थे, जिनको तिनलखिया कवि के नाम से जाना जाता है, तो 3 लाख गीत का रचना किए थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो रुष्ट हो गए और 1 लाख गीत को जला दिए, और 1 लाख गीत को वो गंगा में जाकर के बनारस प्रवाहित कर दिए। बाद में अब वो निर्वसन का जिंदगी लगे बिताने, एक धोती पहनते, उसी को ओढ़ लेते, किसी से मुंह छुपा करके रखते, किसी से बोलते बतियाते नहीं थे। तो बाद में फिर कंपटीशन कराया गया फगुआ पुछाई राग में, तो दूसरी बार में जो है वो बरजूराम पाठक हार जाते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो हनुमान सिंह 1 लाख गीत का रचना करते हैं। उसमें कुछ गीत रचना अभी भी उपलब्ध है हमारे बीच में।
तो ये कथा है। तो वही बरजूराम पाठक जी हैं जो पहली बार में फगुआ पुछाई राग में हनुमान सिंह को हराए थे, ठीक ना। अब बरजूराम पाठक के बारे में अगर हम स्पष्ट बात करें तो बरजूराम पाठक जो है वो, इनका जो जन्म हुआ था वो अलाउदी ग्राम में हुआ था, अलाउदी ग्राम में, ठीक है, अलाउदी ग्राम में हुआ था। और ये महामाया मंदिर में ये पुजारी थे। ये महामाया मंदिर में नागपुरी के, अरे जो है नागवंश के 60वां राजा थे जगन्नाथ सहदेव, उन्हीं जो है वो, उन्हीं को ये महामाया मंदिर में ये पुजारी नियुक्त किए थे, ठीक है। बहुत सारा इनका जो है रचना है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है बरजूराम पाठक का लड़का खंड, लड़का खंड महत्वपूर्ण रचना है इनका, आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, लड़का खंड है ना। चलिए, इनका 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें पूरा परिवार मारा गया था इनका, बहुत माने मार्मिक कथा है, मार्मिक जीवन है इनका। बड़े भाई इनको काफी परेशान किया बरजूराम पाठक जी को, बहुत सारा चीजें हैं। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीत में अचके आय के हाथ के धर लेला। तो अचके आकर के, अचके मन होता है अचानक से, अचके मने अचानक से हाथ कौन पकड़ लेता है, तो इसका उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूती। दूती जो है यानी कि दूत जो है वो अचानक आकर के हाथ पकड़ लेता है, ठीक है, दूती। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पापी प्राण छूटे नहीं झटके। अगर मैं बात करूं तो ये महंत घासी जी का है, ये पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ये महंत जो है वो घासी जी का, महंत घासी, ठीक है। तो महंत घासी जी के बारे में कुछ जानकारी भी हम लोग स्पष्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये महंत घासी जो हैं, ये घासी राम के समकालीन थे, घासी राम के समकालीन थे। महंत घासी घासी राम के समकालीन थे, ठीक है। और ये रातू महाराज के राजगुरु भी थे, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो इनका जो रचना है वो इस प्रकार है महंत घासी जी का। तो आपका एक तो उदासी, आपका एक है पुछारी, पुछारी गीत, फिर है एक उदासी गीत भी गाते हैं, और फिर पुछारी गीत, उदासी गीत और निर्गुण, निर्गुण गीत भी ये रचना करते हैं, ठीक है। तो पुछारी गीत, उदासी गीत और निर्गुण गीतों की प्रधानता इनकी साहित्य शैली में उपलब्ध है। तो इतना जानकारी आपको मिलता है महंत घासी जी के बारे में, ठीक है। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके में अचानक आकर के हाथ कौन पकड़ लेता है, तो दूध पकड़ लेता है, ठीक ना। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपके बीच में कि गीत में कवि, कवि कर जो एक शब्द है नालिश करना, नालिश करना, ये शब्द का क्या मतलब है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा जो एक कविता है, मैंने जो गीत है इसका नाम है ढरू दाता दिगंबर, ढरू दाता दिगंबर, उससे ये लिया गया है नालिश शब्द। नालिश जो शब्द है वो वहीं से लिया गया है, और ये नालिश का मतलब होता है दोषारोपण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोषारोपण लगाना, ठीक है, दोषारोपण लगाना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ढरू दत्ता दिगंबर जो है वो घासी राम, घासी राम का ये जो गीत है ढरू दत्ता दिगंबर, इसमें ढरू का मतलब होता है कि दया, दया करने वाले, ढरू दत्ता दिगंबर यानी कि दया के दान करने वाले जो है वो दिगंबर बने भगवान को बोला गया है। तो दया को, दया करने वाले भगवान, तो इसमें ढरू का मतलब होता है दया।
तो आप सब जानते हैं कि घासीराम जो हैं वो आप जानते हैं कि इसमें इनका जो है नाग वंशावली झूमर, नाग वंशावली झूमर, ठीक है, नाग वंशावली झूमर हो जाएगा। उषाहरण हो गया, उषाहरण, ठीक है। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सुदामा चरित, ये सब महत्वपूर्ण रचना है इनका घासीराम जी का, ठीक है। घासीराम आप जानते हैं कि घासीराम जो है वो करकट में जो है जन्म लिए थे, मांडर में। तो ये सारा चीज जानकारी हमको मिलता है इनका। चलिए अब देखते हैं हम, अब हम देखेंगे इनका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। बरखा कर पानी में धरती पर झुंड में का नाचेला, चातक, मोर, दुयो या मंडूक। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ, तभी जाकर के हम दूसरे चीजों को लिख पाएंगे। बरखा कर पानी में धरती पर झुंड में का नाचेला, तो चातक और मोर दुयो नाचता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दुयो, ठीक है। तो ये आपका उमड़ी गन गन घमंड, ये जो प्रश्न है वो किससे लिया गया है, प्रश्न है माने जो इसका गीत का जो चैप्टर है का नाम है उमड़ी गगन घन घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड, इससे लिया गया है। बरखा के पानी में धरती पर झुंड में क्या नाचता है, तो चातक और मोर नाचता है, उमड़ी घन गगन घन घमंड से लिया गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है कवि कंचन, कवि कंचन है। कंचन का उपनाम है चुन्नी राम दुबे, चुन्नी राम दुबे इनका असली नाम है, चुन्नी राम दुबे। चुन्नी राम दुबे जी का रचना अगर मैं जानूं तो ये काफी महत्वपूर्ण रचना था चुन्नी राम दुबे। एक्चुअली कंचन जो है इनका धांगर का नाम था, नौकर का नाम था, और उसी के उपनाम से ये रचना करते थे, ठीक है। तो चुन्नी राम दुबे को हम देखेंगे, इनका जो रचना है उसमें आप महाभारत को ले लीजिए, महाभारत का रचना करता है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, महाभारत। दूसरी बात है आपका सीता स्वयंवर, सीता स्वयंवर। फिर अगला रचना है दमयंती चरित्र, दमयंती चरित्र। नल दमयंती बिहा जानते हैं ना, दिग्पाल राम देवघरिया जी का है, लेकिन ये दमयंती चरित्र लिखते हैं, ये है कवि चुनीराम दुबे का है, कंचन जी का है, ठीक है। और एक है टाना आंदोलन, टाना आंदोलन, ये रचना है इनका, किनका, चुनीराम दुबे जी का। तो आप सब स्पष्ट कर लीजिए इनको, ठीक है ना, कि ये जो बरखा ऋतु में पानी पर माने बरखा ऋतु के पानी में धरती पर झुंड में क्या नाचता है, तो चातक पक्षी और मोर जो है नाचते हैं। ये जो लिया गया है उमड़ी गगन घन घमंड से लिया गया है। इसके जो कवि जो हैं वो हैं कंचन, जिनका पूरा नाम है चुन्नी राम दुबे। इनका रचना है महाभारत, सीता स्वयंवर, दमयंती चरित्र और टाना आंदोलन, ठीक है। तो अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। दुर्योधन 5 गांव देवे कर बजाय का के प्रस्ताव रखेला। दुर्योधन जब अर्जुन जो है वो धृतराष्ट्र से 5 गो गांव मांगते हैं, तो सुन करके दुर्योधन कुपित हो जाता है, क्रोध से भर जाता है, और वो गांव देने के बजाय युद्ध का प्रस्ताव रखता है। किसका, युद्ध का प्रस्ताव रखता है, ठीक है। अब आता है प्रश्न कि ये 5 गांव कौन था, 5 गांव में कौन कौन आते हैं। तो ये 5 गांव में आएगा, पहला है अंग, फिर है बंग, ठीक है, फिर है पूरा, हस्तिनापुर, फिर है कलियासर, और अंत में है कौन, बनारस,
ये 5 गांव मांगते हैं, अंग बंग पूरा हस्तिनापुर कलियासर और बनारस, 5 गांव की प्रस्ताव मांगते हैं कि आप मुझे दे दो, सिर्फ 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं मांगता है, बोलता है सुई के नोक के बराबर हम जमीन आपको नहीं देंगे बिना युद्ध किए हुए, तो युद्ध का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि ये अर्जुन कहत बिचारी, ये जो प्रश्न है ये है, किस प्रश्न को लिया गया है, अर्जुन कहत बिचारी चैप्टर से। ठीक है, अर्जुन कहत बिचारी, जगनिवास नारायण तिवारी जी हैं इसका रचनाकार हैं, जगनिवास नारायण तिवारी इनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो चलिए इतना सारा चीज आपको प्राप्त हो चुका इस प्रश्न के अंतर्गत। अगला देखिए, अब अगला प्रश्न, इतना तगड़ा अगर आपको कोई पढ़ाता हो नागपुरी में तो आप सब उसका लिंक हमें जरूर भेजिए। ठीक है, आप उसका लिंक हमें जरूर भेजिए, अगर इतना डिटेल से अगर कोई पढ़ाता हो, अगर इस प्लेटफॉर्म के अलावा, तो आप हमें उसका लिंक जरूर भेजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है तुलना करने लगते हैं, सर उसने तो ये गाना गा करके पढ़ाया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसे नागपुरी में ये कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए कि आपको जो डेटा मिल रहा है वो कितना इफेक्टिव है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना ज़्यादा सटीक है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा फैक्ट है उसमें, ये सारा चीज़ को आप देखिए उसमें। ठीक है, कंपेयर मत कीजिए कि कोई आदमी उसका वो नागपुरी भाषी क्षेत्र के है, नागपुरी में बोल के पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका ऑप्शन टिक करना है। आप सब देखिए, आप सब उसमें फिट हो पा रहे हैं कि नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मिल पा रही है कि नहीं, सबसे पहले उसको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32। तो दादा हर, भैया हर, बहनी हर, मोर बात की समझी के लिए जरूरी है कि तोए या रौरे, माफी दू रौरे मन कोनो दूसर चैनल से तुलना नहीं करके मोर जो भाव है ओके समझे कर दरकार है दादा भैया बहनी। तो ये बात के बूझ ली कि तोर ले सबसे बड़ जरूरी चीज है, बेस जरूरी है वो है डाटा। तो परीक्षा कर दृष्टिकोण ले बगरा जे महत्वपूर्ण है वो है डाटा। तो डाटा के ध्यान में रख के तैयारी करबी ही तो परीक्षा में जरूर सफलता पाएगी ही, ई मोर कहना है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे, तुलसी और कैक्टस क्या रचना है। तुलसी और कैक्टस सबसे पहले रचना पूछ दिया, ये भी आपको जानने की जरूरत है। आप सब जो कंटेंट है उसको आप एक साथ देख लीजिएगा। ठीक है, तो तुलसी और कैक्टस किसका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धनेन्द्र प्रवाही जी का है, धनेन्द्र प्रवाही जी का है, धनेन्द्र प्रवाही जी का तुलसी और कैक्टस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपका जो धनेन्द्र प्रवाही जी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनका कुछ रचना देख लेंगे। इसमें रचना है छंद उछंद, एक है लोर और एक है आगम बेश। अगम बेश है ये, आगम नहीं अगम बेश। इनका महत्वपूर्ण रचना है धनेन्द्र प्रवाही जी का। ठीक है, तो आप सब नोट कर लीजिएगा कि छंदू छंद, लोर और अगम बेश किसका रचना है, तो धनेन्द्र प्रवाही जी का है। और हमारे सिलेबस में धनेन्द्र प्रवाही जी का तुलसी और कैक्टस पढ़ने की जरूरत है और ये हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हम लोग 33 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है कि ई नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही के नागपुरी में रूपांतर कर हैं। देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है वो नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, इसको लिखे हैं डॉक्टर बीपी केसरी, बीपी केसरी जी। लेकिन इसका जो नागपुरी में रूपांतर, जो नागपुरी में रूपांतर जो है
वो कौन किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल कुमार राय जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय जी। आप सब जानते हैं कि ये सबसे पहले 1964-65 में रेडियो नाटक के लिए ये लिखा गया, लेकिन ये 1969 में 26 अप्रैल 1969 को ये एनसीडीसी के मैदान में इसको प्रदर्शित किया गया प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा। तो यहां पर इसका ये है इतिहास। तो नाटक का नागपुरी में रूपांतर प्रफुल्ल कुमार राय जी किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के पहिल धाव में कौन अभिनीत कर रहे हैं? कौन मैदान में या कौन ठाव में स्थान होता है? तो एनसीडीसी के मैदान में। ठीक है, एनसीडीसी के, नेशनल कोल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका जो है मैदान में किया गया था, प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा करवाया गया था मंचन। ठीक है, ये एक लघु नाटक है। ठीक है, तो 1969 में इसका पहला संस्करण आया था, फिर 1998 में इसका दूसरा संस्करण आया था, और 2010 में इसका नवीन संस्करण है 2010 में। ठीक है, अगर मैं इसके और बात करूं तो इसमें जो ठाकुर साहब का जो भूमिका है वो महेश्वर दास गुप्ता जी जो हैं अभिनय किए हैं ठाकुर साहब का। अगर मैं बात करूं पांडे गणपत राय जी का, तो ये श्रीकांत जी किए हैं, श्रीकांत जी इनका अभिनय किए हैं। ठीक है, श्रीकांत जी इनका अभिनय किए हैं। तो ये सर बहुत सारा फैक्ट है नाटक में। हम नाटक को बड़ा डिटेल से पढ़ाए हैं अपने जो है वो पेड कोर्स में। जहां तक इतना डिटेल पढ़ा दिए हैं कि अब उससे बाहरी क्वेश्चन बनने का लॉजिकली तो नहीं संभावना है। अगर बाई द वे जबरदस्ती कोई बना दे कि इस प्रश्न को छांटिए देना है, अलग बात है, लेकिन जो भी हम प्रश्न सेलेक्ट किए हैं उसमें जो लॉजिकली जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, हमें एग्जाम निकालने की अनुभव है, तो वहां तक जो है हम पढ़ा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन में बहुत कुछ सीखे होंगे। प्रश्न हम 34 इसमें सम्मिलित किए, लेकिन इस 34 प्रश्न में कईयों प्रश्नों का इसमें आपका उत्तर मिल चुका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न को अच्छे से पढ़े भी होंगे और इसका नोट्स भी तैयार किए होंगे आप लोग। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।